नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। जयपुर का वो केस आपको याद होगा जहां एक बेटी ने अपनी मां की जान ले ली। नौकरी की चाहत ने बेटी को कातिल बना दिया। इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है, एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है और इस खुलासे को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या कोई बेटी ऐसा कर सकती है। अभी लोग इस बात से उबर नहीं पा रहे थे कि क्या कोई बेटी अपनी मां की जान ले सकती है कि इस बीच इस पूरे मामले में नीरज शर्मा हत्याकांड मामले में ये बड़ा खुलासा किया जा रहा है कि नीरज शर्मा की बेटी आयुषी ने अपने पिता की भी जान ली थी। और वजह क्या थी? वजह पिता की नौकरी। पुलिस की लगातार पूछताछ चल रही है। आयुषी बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे रही है, लेकिन इस बीच पुलिस का कहना है कि बहुत सारे एंगल पर जब बातचीत की गई तो आयुषी के मामा का बयान रिकॉर्ड किया गया। आयुषी के मामा का बयान ये है कि आयुषी शर्मा ने अपने पिता की भी जान ली। 2025 अप्रैल में आयुषी के पिता की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। उनके 90% अंग खराब हो चुके थे, जिसके बाद उनको घर पर लाया गया और घर पर ही उन्होंने आखिरी सांस ली। इस मामले में जो आयुषी के मामा हैं उनका ये बयान आपको बता रहे हैं कि आयुषी ने 2025 में अपने चचेरे भाई बलराम के साथ मिलकर अपने पिता विजय शर्मा को भी मार डाला था। अब कैसे मारा था ये कहानी अब सुनेंगे आप तो आपको लगेगा कि ऐसा तो फिल्मों में होता है, वेब सीरीज़ में होता है, जो क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ हैं उनमें आपने ऐसा देखा होगा या सुना होगा। मामा राकेश शर्मा है, आयुषी के मामा जो हैं राकेश शर्मा, उनका कहना है कि ये बात खुद आयुषी ने कही थी। एक बार अपनी माँ से लड़ते हुए आयुषी ने ये बात कही थी कि मैंने तो अपने पिता को भी मार डाला, तुम क्या चीज़ हो, तुम्हारी भी जान ले लूँगी। अब लड़ाई किस बात की होती थी? नौकरी की लड़ाई होती थी कि उसको नौकरी करनी थी, क्योंकि आयुषी LLB कर रही थी और इसी दौरान वो लगातार ये चाहती थी कि जब उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है या अगर उसके पिता नहीं होंगे। ये सजेशन किसने उसको दिया? ये सजेशन उसके रिश्तेदारों ने दिया, उसके ताऊ, उसकी ताई और उसका जो कज़न है। इस पूरे मामले में जो भूमिका दिख रही है आयुषी के अलावा, वो है उसका चचेरा भाई बलराम, जो उसे लगातार बता रहा था कि वो क्या करेगी कि वो कानूनी पेच में भी नहीं फंसेगी और आराम से वो अपनी माँ की जान ले सकती है। लेकिन राकेश शर्मा जो आयुषी के मामा हैं उनका कहना है कि ये बात खुद आयुषी ने कही थी कि उसने अपने पिता की फूड पाइप को निकाल दिया था, क्योंकि ज़्यादातर समय वो हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद जब डॉक्टर्स ने कहा कि अभी ये ठीक है, इनको घर पर लाया जा सकता है, तो आयुषी के पिता घर पर आ गए थे। घर पर ही उनकी देखभाल नीरज शर्मा जो कि आयुषी की माँ है वो कर रही थी। और उसके बाद अचानक एक बार फिर से पिता की तबीयत बिगड़ती है और आयुषी कहती है, इनिशिएट करती है कि वो अपने पिता को बेहतर इलाज के लिए एक अच्छे डॉक्टर से बात करके आई है और वो चाहती है कि उस डॉक्टर से मिलकर उसके पिता का इलाज करवाया जाए। अब आयुषी का जो भाई है उसको लेकर इस पूरे मामले में जो कहानी सामने आई है कि उसका भाई मेंटली फिट नहीं है। अब किस तरीके की उसको बीमारी है ये सामने नहीं आई है बात, लेकिन कहा जा रहा है कि उसकी माँ का फोकस ज़्यादातर उसके भाई पर था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंड अपनी माँ पर था, मेंटली डिसेबल है। इस तरीके की जानकारी के बाद ये खबर आई कि नीरज शर्मा का पूरा फोकस अपने बेटे पर होता था। इस वजह से जब आयुषी ने अपनी माँ को ये बात कही कि वो पिता विजय शर्मा को एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहती है, तो माँ ने इसके लिए अलाउ किया और फिर आयुषी उनको लेकर दिल्ली रोड स्थित निम्स अस्पताल पहुंच जाती है। वहीं पर उनका इलाज होता है और बहुत समय तक वो अपनी माँ को भी नहीं बताती है। वो ये बताती ही नहीं है कि आखिर उसने अपने पिता को कहाँ पर भर्ती करवाया है। अब वहाँ पर डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट कर रहे थे, क्या उनकी बीमारी का इलाज किया जा रहा था, क्या उनको दवाइयाँ दी जा रही थी, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आयुषी को पता थी बातें। और उसके बाद आयुषी के बाद उसका जो चचेरा भाई बलराम है उसको ये इन्फॉर्मेशन थी। नीरज शर्मा को गुस्सा आता है, वो कहती हैं कि वो आयुषी को कहती हैं कि वो बताए कि उनके पिता कहाँ पर हैं, किस हॉस्पिटल में हैं, वो मिलना चाहती हैं। फिर जाकर आयुषी बताती है कि वो दिल्ली रोड स्थित निम्स हॉस्पिटल अपने पिता को लेकर पहुंची है, जहां पर नीरज शर्मा पहुंचती हैं अपने पति को देखने के लिए। और बाद में आयुषी का संदेश आता है कि निविक अस्पताल में ICU वार्ड में पहले आयुषी की माँ मिलने जाती हैं, तब
जो विजय शर्मा आयुषी के पिता हैं, उनकी तबीयत बहुत सही नहीं थी। नीरज शर्मा उनसे मिलती हैं, वापस घर आ जाती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आयुषी ये कहती है अपनी माँ से कि आईसीयू में उसके पिता हैं, और परिवार वहाँ पर पहुँचता है तो डॉक्टर ये बताते हैं कि विजय शर्मा के 90% अंग काम करना बंद कर चुके हैं और ऐसे में उनको बचा पाना बहुत मुश्किल वाला रहेगा और शायद ना के बराबर ही इसके चांसेस हैं। और ऐसे में परिवार ये फैसला करता है कि वो उन्हें घर लेकर आएगा। अब परिवार उनको घर लेकर आता है। मामा का ये आरोप है कि माँ से एक विवाद के दौरान आयुषी ने ये चिल्ला कर कहा था कि जब पिता की खाने की पाइप निकाल कर उन्हें मैंने मार डाला तो फिर तुम क्या चीज़ हो। इस धमकी से उसकी माँ बहुत डर गई थी और व्हाट्सएप पर उन्होंने एक स्टेटस भी लगाया कि अब जिंदगी सिर्फ 2 दिन की बची है। अब हत्या के पीछे का मकसद, जो लगातार मैं आपको बता रही हूँ कि हत्या के पीछे का मकसद सिर्फ एक था कि विजय शर्मा, क्योंकि वो हाई कोर्ट में कोर्ट मास्टर के पद पर तैनात थे, आयुषी इस सरकारी नौकरी के लिए लगी हुई थी कि अगर उसके पिता नहीं होंगे, क्योंकि बलराम जो उसका चचेरा भाई था और इसके अलावा बलराम के पिता जो आयुषी के ताऊ हैं, वो जो रिश्तेदार तमाम लोग थे, वो लगातार आयुषी को ये बता रहे थे कि अगर तुम्हारे पिता नहीं होंगे तो हाई कोर्ट की जो जॉब है, सरकारी नौकरी, वो तुमको मिल जाएगी। अब ऐसे में आयुषी को लालच आता है और वो बलराम के साथ मिलकर ये सब कुछ प्लान करती है। हालांकि आयुषी ने अभी पुलिस पूछताछ में ये बात कबूल नहीं की है कि उसने अपने पिता की हत्या की। अभी तक उसने ये भी कबूल नहीं किया है, थोड़ी बहुत कहानी उसने बताई है कि हाँ, उसने माँ की हत्या के लिए प्लानिंग की बलराम के साथ मिलकर। इस पूरे मामले में आपको ये भी अपडेट देते कि 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें आयुषी भी शामिल है। लेकिन बलराम, जिसकी भूमिका सबसे ज़्यादा इस पूरे मामले में पूरी प्लानिंग करने के दौरान दिखी है, वो फरार है। उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि हम उसकी तलाश के लिए लगातार छापेमारी कर रहे हैं। अब जो राकेश शर्मा, जो आयुषी के मामा हैं, वो भी कोर्ट में ही हैं और वो एलडीसी के पद पर पहले रह चुके हैं, वो भी सरकारी जॉब में रह चुके हैं। अब मामा का आरोप है कि जैसे ही आयुषी के पिता की मौत होती है, आयुषी एक्टिव हो जाती है आवेदन करने के लिए। अभी शोक वाला दिन चल रहा था कि उसी बीच में आवेदन कैसे होगा, कैसे अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी आयुषी को, इसको लेकर बातचीत शुरू हो जाती है। इसके साथ ही परिवार की जो करोड़ों की संपत्ति थी वो भी वो अपने नाम कराना चाहती है, जिसमें उसका जो चचेरा भाई है बलराम लगातार उससे कानूनी रणनीति और सलाह बताता है कि आखिर कैसे तुम ये सब कर सकती हो, क्योंकि ये भी जानकारी कि जो बलराम है वो भी कानून की पढ़ाई कर रहा है। तो ऐसे में जो आयुषी के पिता थे, वो, क्योंकि ये जॉइंट फैमिली थी, तो आयुषी के पिता ने आयुषी और बलराम जो उसका चचेरा भाई है, दोनों के लिए ये सलाह दी थी और दोनों की पढ़ाई भी शुरू करवाई कि तुम दोनों कानून की पढ़ाई करो, वकील बन जाओ, ताकि आगे चल के मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। अब माँ के प्रति इतनी ज़्यादा नफरत कि आयुषी ने अपनी माँ की जान ले ली। तो इसके पीछे जब सवाल किया गया आयुषी से कि आखिर उसने ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि धरती पर अगर भगवान का रूप अगर कोई है तो वो माँ बाप ही हैं। तो आयुषी का कहना है कि भाई पर ज़्यादा फोकस माँ का रहता था। बचपन से वो खुद को अकेले पा रही थी और इस वजह से उसके मन में माँ के प्रति बहुत ज़्यादा जलन, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, जिस वजह से उसने ये फैसला किया। अब इसमें रिश्तेदारों की भूमिका भी बहुत अहम रही है कि वो लगातार आयुषी को पोक कर रहे थे, लगातार वो उसे इस बात के लिए प्रेरित कर रहे थे कि वो अपनी माँ की जान ले ले, या वो ये साबित कर दे कि आयुषी की जो माँ है नीरज शर्मा, जो अब नहीं रही, वो बहुत स्वार्थी औरत है। वो चाहती है कि वो विजय शर्मा जो आयुषी के पिता हैं उनकी नौकरी खुद ले ले। जबकि आयुषी की माँ ने कहा था कि बेटा अच्छा नहीं है, मेंटली डिसेबल है, तो ऐसे में तुम भी एलएलबी की पढ़ाई कर रही हो, तो तुम्हारे लिए ये अच्छा समय होगा कि तुम अपनी पढ़ाई करो, उस पर फोकस करो, आगे चल के अच्छी नौकरी लो और मैं ये नौकरी कर लेती हूँ। क्योंकि नीरज शर्मा की भी उम्र बहुत कम है, 45 साल की उम्र उनकी महज थी। तो ऐसे में एक लंबा समय था जब वो सरकारी नौकरी में रह सकती थी। अब पुलिस कस्टडी में, क्योंकि कानून की पढ़ाई आयुषी ने की है, तो पुलिस कस्टडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत पूछताछ में आ रही है। क्योंकि जो रणनीति बनाई गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लानिंग की गई है, पिछले 3 महीने में कई बार नीरज शर्मा को मारने की प्लानिंग की गई। एक दाव पेच भी वो सीखा गया कि कैसे अगर आप पुलिस आपको पकड़ लेती है तो वहाँ से आप कैसे छूट सकते हैं, कोर्ट से आपको ज़मानत कैसे मिले। और अभी तो ये नया एक ट्रेंड बन गया है कि आप किसी भी हत्याकांड को हादसे का रूप दे दें तो आप
कानून के दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए भारत का कानून सबूतों से चलता है, गवाहों से चलता है। अगर सबूत और गवाह नहीं है तो फिर कोई भी इंसान यही सोचता है कि वो बचकर हत्या कर कर या कोई ऐसा क्राइम करके निकल सकता है, क्योंकि उसके पास गवाह नहीं है। और इसी वजह से इस पूरे मामले में भी ऐसी कुछ रणनीति दिखी, क्योंकि ये दोनों जो बलराम और आयुषी हैं ये खुद कानून की पढ़ाई कर रहे थे, तो ऐसे में इन्होंने काफ़ी इस पर रिसर्च किया। अब लगातार पुलिस कस्टडी में आयुषी एक ही बात कह रही है कि वो अपनी मां को पसंद नहीं करती थी। दूसरी तरफ आयुषी ने यह भी कबूल किया है कि वो दादी, ताऊ और चचेरे भाई बलराम के बहुत ज़्यादा करीब थी। मां से विवाद के बाद वो बलराम के कहने पर पिता के दूसरे घर में चली गई थी। अब माना जा रहा है कि बलराम काफ़ी समय से मां की हत्या के लिए प्लानिंग कर रहा था, बातचीत कर रहा था। मामले में गिरफ्तार एक अन्य आरोपी हेमंत शर्मा ने पुलिस को ये बताया है कि नीरज शर्मा की हत्या नहीं करना चाहता था। वो चाहता था समझाना आयुषी को कि वो अपनी मां की हत्या ना करे। लेकिन घटना से 2 दिन पहले आयुषी और बलराम ने जो हेमंत शर्मा, जो इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है, उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि 7 लाख रुपए तुमको देंगे। 7 लाख रुपए दे रहे हैं मर्डर करने के लिए। और उसके बाद बलराम ने भी ये सौदा किया था आयुषी से कि उसको जो हाईवे के किनारे की ज़मीन है वो चाहिए, जिसकी कीमत करोड़ों में है। अब मनोवैज्ञानिक आयुषी से पूछताछ करेंगे, क्योंकि जिस तरीके का शातिर दिमाग आयुषी का दिखा है, बलराम तो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन आयुषी के मामले में जो कहानियां सामने आ रही हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं आरोपी, उनसे जब ये कहानी सामने आ रही है, कुछ बातें आयुषी ने खुद कबूल की हैं, तो ऐसा समझ आ रहा है कि उससे बात निकलवाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर दोष सिद्ध करना है तो फिर आपके पास सबूत होने चाहिए, आपके पास गवाह होने चाहिए, साक्ष्य होने चाहिए। तो डीसीपी रंजीता शर्मा ने ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो साजिशकर्ता चचेरा भाई है बलराम, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें दबिश दे रही हैं। लेकिन इस बीच मनोवैज्ञानिक भी आयुषी से पूछताछ कर सकते हैं। वो जानेंगे कि आखिर ये क्या सिचुएशन ऐसी बनी कि आयुषी ने अपनी मां की हत्या कर दी और कैसे ये सब कुछ प्लान किया गया। अब संपत्ति विवाद ही इस पूरे मामले में आ रहा है। दूसरी तरफ मां के प्रति गहरा नफरत लगातार सामने आई कि आयुषी ने कहा कि मां का फोकस उस पर नहीं होता था, इसी वजह से वो अलग भी रह रही थी, अपने पिता के दूसरे घर में जाकर वो रह रही थी। फाइनल ईयर की ये छात्रा है, तो उम्र आप समझिए कि 20 से 23 के बीच में है। तो 23 साल का एक बच्चा इतना तो समझ सकता है, एडल्ट है, वो समझ सकता है कि वो जो कर रहा है उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, क्या खामियाजा उसको भुगतना पड़ सकता है, उसका अच्छा साइड क्या होगा, बुरा साइड क्या होगा, ये वो समझ सकता है। लेकिन फिर भी जब इस मामले में अब ये बात सामने आ रही कि आयुषी बहुत कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो मनोवैज्ञानिक भी उससे पूछताछ करेंगे। अब बात आती है कि जो सीसीटीवी फुटेज जो आपने भी देखा होगा, अगर आप ये केस आपके पास रील स्क्रॉल करने के दौरान या फिर वीडियो में आया होगा, तो आपने देखा होगा कि इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक्सीडेंट वाले दिन का फुटेज आ रहा है, जहां पर एक महिला को एक गाड़ी टक्कर मार के आगे निकल जाती है। पुलिस का कहना है कि जब हमने इसको लेकर स्टडी की कि ये सीसीटीवी फुटेज कितना सही है, तो ये बात सामने आई है कि एनालिसिस किया तो कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। आप सोचिए कि एक खाली रोड और उस रोड पर सामने से भी कोई नहीं आ रहा था। नीरज शर्मा अपने बेटे को ट्यूशन छोड़कर आ रही थी और देखिए वो समय भी चुना गया, क्योंकि इस पूरे मामले में आयुषी ने ये बात कही है कि वो नहीं चाहती थी कि वो अपने भाई की हत्या करे, और इसी वजह से उस समय को चुना गया जब नीरज शर्मा अपने बेटे को ट्यूशन छोड़कर वापस अकेले पैदल आ रही थी, क्योंकि घर से दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी जहाँ पर ट्यूशन उनका बच्चा पढ़ता था। तो कार बहुत तेज़ी से आती है और स्पीड बहुत ज़्यादा थी। क्राइम सीन मौका नक्शा जब उसका बनाया गया तो वो जो सीसीटीवी फुटेज है वो दुर्घटना नहीं लगी, वहीं से शक बढ़ता है। और लेफ़्ट साइड में कार चल रही थी, उस वक्त लेफ़्ट साइड में कार चल रही थी जब राइट साइड में नीरज थी। नीरज जैसे ही राइट साइड में आती हैं तो कार लेफ़्ट साइड जाकर राइट साइड की तरफ आती है और टक्कर मारकर वो कार वापस से आगे निकल जाती है। अब कहा जा रहा है कि जैसे डायरेक्शन बदला गया है कि अगर लेफ़्ट साइड में जगह थी तो फिर वो कार राइट साइड में क्यों आई। अब ये जो फुटेज दिखे हैं ये बता रहे हैं कि ये संदेह के घेरे में है, ये नॉर्मल नहीं दिख रहा है। और वैसे भी
जो बाकी के आरोपी हैं, जो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें से जो बलराम का पिता है, जो आयुषी का ताऊ है, उसने भी ये एक्सेप्ट किया है कि संपत्ति पर नज़र थी, भाई की ज़मीनों पर उसकी नज़र थी। वो चाहता था कि आयुषी को बरगलाकर वो इस पर कब्जा कर ले, और इसी को देखते हुए बलराम ने बहुत प्लानिंग की, बहुत सारी साजिश की कि उसको हाईवे के पास की ज़मीन मिल जाए ताकि करोड़ों की संपत्ति उसके पास वैसे ही हो जाए, कुछ ज़्यादा उसको करना ना पड़े आगे चलकर। अब इस मामले में बलराम की गिरफ्तारी बहुत अहम हो जाती है। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, बहुत सारे राज नहीं खुलेंगे। आयुषी अपनी मां को दर्दनाक मौत देना चाहती थी, जिसमें वो सफल हो गई, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि जो बलराम है, उसने 7 लाख रुपए में डील की थी, और जो हेमंत शर्मा, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी कि उसने कहा कि वो आयुषी की मां को मारना नहीं चाहता था क्योंकि वो अच्छी औरत थी, अपना घर चला रही थी। पिता, जब विजय शर्मा, आयुषी के पिता की मौत हो गई तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी परेशानियां देखी, तो ऐसे में हेमंत को एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि वो आयुषी को समझाए कि वो अपनी मां की हत्या ना करे एक नौकरी के लिए, वो भी पिता की जो नौकरी जिसको लेकर लड़ाई उसकी मां से चल रही थी। तो हेमंत ने खुद के रिश्तेदार आकाश के साथ मिलकर उसकी मां की हत्या कर दी, लेकिन सिर्फ इतने ही गवाह अभी अहम नहीं होंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में जो मुख्य साजिश करता है आयुषी के साथ, वो है बलराम। और जब बलराम की गिरफ्तारी होगी तो बहुत सारे राज खुलेंगे। लेकिन इस केस को स्टडी करके, इस केस को और गहराई से समझने के बाद ऐसा लग रहा है, अभी देखिए आप हाल फिलहाल में सिया का केस आपने सुना होगा, जिसने अपने मंगेतर की हत्या कर दी, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसको किले से धक्का दे दिया और उसकी जान ले ली। इसके अलावा अभी एक और केस आगरा से आया था, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और 45 दिनों तक उसके शव के ऊपर वो नहाती रही, बाथरूम में अपने पति को उसने गाड़ दिया था। ये मामला खुला। अभी किशनगंज से हाल फिलहाल में मामला आया है, जहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति की जान ले ली, और बाद में वो जिस तरीके से रो रही थी, पुलिस को उसी पर शक हुआ। और जब ये मामला खुला तो बहुत हैरान करने वाला था कि पत्नी जो थी, उसके बहुत सारे लड़कों के साथ संबंध थे, 7 लोगों के साथ उसने संबंध कबूल किए, और उसका कहना है कि उसका जो पति है बहुत समय के बाद कुवैत से वापस आया था। अब उसको डर था कि अगर ये राज खुलता है तो संबंध उसके पति के साथ खराब हो जाएंगे, और ऐसे में बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने अपने पति की जान ले ली। तो ऐसे केसेस जब सामने आ रहे हैं तो समझ आ रहा है कि एक जो बात लगातार कही जा रही है कि घोर कलयुग है। अगर शास्त्रों के हिसाब से भी देखें तो लगातार ये बातें सामने आती हैं कि कलयुग एक ऐसा युग है जहाँ पर वो चीज़ें आपको दिखेंगी जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई बेटी अपने पिता की जान ले ले, कोई बेटी अपनी माँ की जान ले ले, कोई पत्नी अपने पति की जान ले ले? ऐसे केसेस के बारे में सोचना या कल्पना करना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसी समय में ये सब कुछ हो रहा है। फिलहाल आयुषी के मामले में जो अपडेट था मैंने आपके सामने रखा, और आयुषी से अब जब मनोवैज्ञानिक पूछताछ करेंगे तो देखना होगा कि क्या बातें निकल कर सामने आती है। फिलहाल वो बहुत सारी बातों का जवाब नहीं दे रही है, बहुत सारे सवालों पर चुप्पी साध लेती है, क्योंकि ये ट्रैक उन लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर पुलिस कस्टडी में आप जाते हो तो आपको अपना मुंह नहीं खोलना है। अब कोर्ट की तरफ से आयुषी के लिए क्या कहा जाता है, क्या टिप्पणी होती है, उसका भी इंतजार है, और बलराम की गिरफ्तारी होने के बाद इस पूरे मामले में क्या राज खुलते हैं वो भी देखना होगा।